तो आज हम डिस्कस करेंगे इस मोल कंसेप्ट को। तो ये मोल कंसेप्ट क्या होता है उससे समझाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर याद रखना, एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल लेट करो हाइड्रोजन, हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर 1। हम बोलते हैं लेट करो सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। हम बात करते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। तो ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, ये होते हैं प्रोटॉन। जैसे इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1, और इसकी अगर बात करोगे तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 11। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 7। यानी अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है तो वो सिर्फ प्रोटॉन्स के कारण, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। सेकंड, एक हम डेफिनेशन पढ़ते हैं मास नंबर की। ध्यान से, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। कितने प्रोटॉन है या कितने न्यूट्रॉन है उसे मास नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये एक न्यूक्लियस की हम बात करें, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये मान लो इसका एक शेल्स लगा लो, एक एटम, ठीक है ना। इसके अंदर मान लो कितने प्रोटॉन्स हैं या कितने न्यूट्रॉन है। मान लो इसके अंदर प्रोटॉन है, मानना क्या इसके अंदर होते ही हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं मास नंबर। यानी मास नंबर क्या होगा? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, यानी कितना मास प्रोटॉन का है या कितने, सॉरी, नंबर प्रोटॉन का है या कितना नंबर न्यूट्रॉन का है, उससे मास नंबर बोल देते हैं। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि लेट करो हमारे पास है जी ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। ये जो 8 है ये क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन। और ये जो 16 है ये कहां से आता है? ये आता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। यानी इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए 8 प्लस 8, ये टोटल सम कितना बनेगा? ये बनेगा 16। ठीक है। सिमिलरली लेट करो हमारे सामने आता है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। ठीक है। ये जो 7 नजर आ रहा है तो ये 7 क्या है? एटॉमिक नंबर, ये है प्रोटॉन्स। और ये जो ऊपर लिखा होता है मास नंबर, ये क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स तो है ही है, तो 7 न्यूट्रॉन्स है, इसलिए टोटल कितना बना सम हमारे पास? ये बना 14। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल ही हो। जैसे देखा जाए तो इन केस ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? वो हमारे पास है 11। तो अगर आप इसका मास देखोगे तो यानी कि 23 मास है, तो यानी इसका मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर, याद रखना, मास नंबर। नंबर मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो हमें पता है 11 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। ठीक है ना। तो इसलिए 11 प्लस 12 ये हमारे पास बना 23। यानी ये जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल ही हो, कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमेशा इक्वल हो। चलो कुछ केसेस में इक्वल होते हैं, कि हमेशा इक्वल नहीं होते। ओके। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है एटॉमिक मास की। ध्यान से, एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर तो नंबर होता है, तो एटॉमिक मास। सबसे पहले एटॉमिक मास जो डेफिनेशन हम लेते हैं ना, इसमें हम देते हैं मास ऑफ वन एटम, कि एक एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ वन एटम। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होते हैं? देखो ध्यान से, लेट करो हमारे सामने अभी हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर इसका 16 था। ये हम जो ऊपर लिख रहे होते हैं मास नंबर होता है, लेकिन ये एटॉमिक नंबर भी बन सकता है। यानी इसे हम एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। और वो कैसे? अगर आप इसी ऑक्सीजन का केस देखते हो तो इसमें हम बोल देते हैं कि भाई इसका जो मास नंबर है वो कितना है? इसका मास नंबर जी 16 है। लेकिन इसी 16 को हम एटॉमिक नंबर भी बोल सकते, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। यानी अगर आप इसे देखो तो इसका एटॉमिक मास, तो ये कितना होगा? ये हमारे पास होता है 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। या आप इसे लिख सकते हो 16 मू, यानी यूनिफाइड मास, यूनिफाइड। या आप इसे बोल सकते हो 16 डा, डेल्टा। ठीक है ना, डेल्टन, सॉरी, डेल्टन। ठीक है ना। EMU एटॉमिक मास यूनिट, म्यू यूनिफाइड मास, या डेल्टन। ठीक है ना। याद रखना जो 1 म्यू होता है या 1 AMU होता है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है ना। ये 1 म्यू की वैल्यू होती है।
और याद रखना है जो 1 म्यू होता है इसे अप्रोक्स, इसका जो वेट हमने अभी लिखा ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के अप्रोक्स होता है। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट अप्रोक्स इक्वल होता है, पूरी तरह से इक्वल भी नहीं होता। न्यूट्रॉन का वेट 0.018% प्रोटॉन से ज्यादा होता है, ठीक है नहीं, इसका वेट ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? 0.018%। ठीक है, तो ये जो 1 म्यू है ना हमने लिखा, तो 1 म्यू आप ये होता है एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, मान लो कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के इक्वल, ठीक है, इसके वेट के इक्वल होता है ये, ठीक है ना। तो इसका वेट कितना है? ये 1 म्यू का वेट ये रहा। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, देखो ये जो 16 था ये हमारे पास क्या था? 16 हमारे पास था यहाँ पे 8 इसमें प्रोटॉन थे और 8 इसमें न्यूट्रॉन थे। आप ये मानो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट तो इक्वल होता है, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वेट अब कुछ देर के लिए मान लो कि ये है जी वेट इसका। बाकी इसमें पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये वैल्यू कहां से आई है। फिलहाल अब ये 1 म्यू का वैल्यू ये होता है, ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वैल्यू ये है। यानी यहां पे हमारे पास टोटल 16 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अगर हमें ये पता है कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो वेट है वो हमारे पास ये है जी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वेट। अगर मैं इसी 16 को मल्टीप्लाई कर दूं 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 से, ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेट आएगा ये आएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। याद रखना ये जो वेट हमने अभी निकाला ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एटॉमिक वेट, ठीक है, ये आएगा एटॉमिक वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम बच्चा, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम का वेट होगा। कैसे? हमें पता है एक ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, अभी हमने देखा 16 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसमें होंगे, ठीक है ना। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वेट कितना है? ये हमारे पास है जी 1.6, ठीक है ना। तो टोटल 16 का वेट कितना होगा? ये हमने टोटल वेट निकाल लिया, ठीक है। इसको ना आप कुछ ऐसा कंपेयर कर सकते हो कि लेट करो कि हमारे पास ना एक क्लास है, क्लास के अंदर गर्ल्स हैं, ठीक है नहीं, मान लो 2 गर्ल्स हैं या मान लो चलो 3 गर्ल्स हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ बॉयज हैं, ठीक है ना। तो टोटल गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं? ये हमारे पास है 6, ठीक है ना, 6। अब मान के चलो कि भाई जितने गर्ल्स का वेट है या एक गर्ल का जितना वेट है या एक बॉय का वेट जितना है वो दोनों इक्वल है। अब मान लो एक गर्ल का वेट या एक बॉय का वेट हमारे पास है 40 किलो, ठीक है ना। तो टोटल क्लास का वेट कितना बनेगा? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी क्लास का वेट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखो उसी तरह से पहले हम यूज कर रहे थे नंबर कितना है, पहले हम पढ़ रहे थे 16 जी टोटल प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। अब हम पढ़ रहे हैं कि टोटल वेट कितना है, जिसे हम बोलेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होगा ये मास ऑफ 1 एटम होगा, तो एटम का जो वेट होता है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो लेट जैसे यहाँ पे टोटल 16 हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आए, ठीक है ना, तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वेट हमारे पास इतना है, तो इसी को मल्टीप्लाई करके हम एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। जैसे मान लो हमने ना एटॉमिक वेट निकालना है नाइट्रोजन का, जैसे मान लो नाइट्रोजन का हम निकाल रहे हैं एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, ठीक है। अब देखो ये जो 14 लिखा हुआ है ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है जी मास नंबर, मास नंबर इसका 14 है। लेकिन ये 14 क्या चीज है? 14 हमारे पास है 7 इसमें प्रोटॉन्स हैं और 7 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमें पता है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है? वो होता है 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर, वेट 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24, ठीक है। ये एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वेट हो गया। तो टोटल नाइट्रोजन एटम का वेट कितना बनेगा एक नाइट्रोजन एटम का? ऑब्वियस ये टोटल जो 14 था ये तो नंबर था, ठीक है ना। तो अगर आपने इसी का एटॉमिक वेट निकालना है, मान लो हम इसका एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये वेट कितना बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 14 म्यू। याद रखना ये म्यू क्या चीज है? ये हमारे पास है एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वेट, ठीक है। ये कहां से आया हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक वेट हम बात कर रहे होते हैं ये होता है एक एटम का वेट। क्लियर? एक एटम, जैसे एक नाइट्रोजन का वेट कितना बन जाएगा? ये 14 म्यू, ठीक है। तो इसी 14 को
अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो ये हमारे पास जो वेट आएगा वो एक एटम नाइट्रोजन का वेट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास सुनो। लेट करो हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, इसे हमने बोला एटॉमिक नंबर 8 था, मास नंबर 16 था। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ये जो 16 है, अगर मैं इसका एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास, चलो पहले मैं मास नंबर की बात करता हूं। अगर मैं इसका मास नंबर की बात करूं तो इसका मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर है 16। ठीक है, ये 16 क्या है, ये 16 हमारे पास है, इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये 16 बना, ये तो नंबर है। अगर मैं इसका एटॉमिक मास की बात करूं तो ये एटॉमिक मास क्या होगा इसका, अगर मैं एटॉमिक मास देखूं तो इसी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 16 मू या 16 EMU। ठीक है, 16 EMU एटॉमिक मास यूनिट लिख दो या 16 मू लिख दो। ठीक है नहीं, ओके। तो एक म्यू का वेट कितना होता है, आप इससे मल्टीप्लाई करके आप इसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। ठीक है, ये जस्ट हम एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम। यहाँ पे अगर देखा जाए ये मास नंबर हमने निकाला या ये मास नंबर हमने ये एटॉमिक मास निकाला, तो ये हम एक एटम की बात कर रहे हैं कि एक एटम का कंसेप्ट क्या है। ठीक है नहीं, अब सुनो, अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। अब यहीं से मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा। ठीक है नहीं, मोल कंसेप्ट, ग्राम एटॉमिक मास। देखो ग्राम एटॉमिक मास, मोस्टली हम इसके अगर डेफिनेशन पढ़े ना तो हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई इसी 16 को हमने 16 मूव कर दिया तो ये क्या बन गया, एटॉमिक मास। लेकिन इसी 16 को अगर हम 16 ग्राम लिख दें तो ये क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि ये जो टर्म हम 16 यूज कर रहे होते हैं, ये जो हम मास नंबर यूज कर रहे होते हैं, यही मास नंबर, यही एटॉमिक मास, और यही देखा जाए हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास ही बन रहा है। यानी कि एक ही मास जो हमने इसके ऊपर लिखा हो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही ये सब कुछ बना रहा है। अब ये ध्यान से सुनना, ये ग्राम कहां से आ गया, या ये 16 ग्राम 16 म्यू बना, ये समझ आ गया, और ये 16 म्यू ही 16 ग्राम कैसे बन गया। अब इसी तरह ध्यान से सुनना, देखो ये जो ग्राम एटॉमिक मास हम यूज करते हैं ना टर्म, ये जो ग्राम एटॉमिक मास, याद रखना ये होता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट। अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स का वेट। ठीक है, ये जो हम ग्राम वर्ड यूज करते हैं, याद रखना ये एक एटम का वेट नहीं है, ये इतने एटम्स का वेट है। क्लियर? अब इसी चीज को जरा ध्यान से देखना, जरा देखो, लेट हम ऑक्सीजन की बात करें। ठीक है ना, हमें इतना पता है कि वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना है, वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, अगर हम एक ऑक्सीजन एटम का वेट देखें, ठीक है ना, तो भी कितना होगा, वो हमारे पास होगा 16 मू। ठीक है नहीं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 इंटू 16 मू का वेट कितना होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये हमारे पास आया वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। अगर मैं इसे बोलूं वेट ऑफ कितने एटम्स, ये देखो एवोगाड्रो नंबर, अभी देखना है कितनी अच्छी वैल्यू है, कहां से आई वैल्यू, कैसे आई वैल्यू, ध्यान से सुनो। 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का अगर हम वेट निकालें तो ये कितना आएगा। देखो पहले हमने एक एटम का वेट निकाला जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं 16 मू। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इतने एटम्स का वेट, 6.022 10⁻23 एटम्स का वेट। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, हम इसे करेंगे 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022
इंटू 10⁻³ से। ठीक है, तो अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर कितना आता है, अब उसे देखो करके। तो ये हमारे पास आ रहा है 1.159.9 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। तो या हम इसे लिख सकते हैं कितना, 15.99 ग्राम्स, या हम इसे लिख सकते हैं अप्रोक्स कितना, 16 ग्राम्स। ठीक है, कुछ दिमाग में चला, कुछ ध्यान से देखो, यही मास नंबर जिसे हमने 16 लिखा हुआ था, ठीक है नहीं, यही 16 मास नंबर क्या बन गया, ये बन गया एटॉमिक मास, 16 मू बन गया, और यही 16 मू क्या बन गया, ये बन गया 16 ग्राम। अब सुनो, ये जो वैल्यू हम लिखते हैं ना 6.022 10⁻23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर NA। ये इतनी अच्छी वैल्यू है या इतनी बढ़िया वैल्यू है कि ये किसी भी मास नंबर को ग्राम में कन्वर्ट कर सकती है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे देखा वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, हमने इसे लिखा था 16 मू, ठीक है ना। तो वेट ऑफ जब हम 6.022 10⁻⁻, इतने एटम्स का अगर हम वेट देखते हैं तो वही 16 अप्रॉक्स 16 ग्राम बन जाता है। ठीक है, इसकी अगर आप एक और कैलकुलेशन करना चाहो, लेट हमारे पास आ गया जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये 7, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 14, ये 14 अगर आप इसका मास नंबर देखना चाहते हो ना, तो ये सीधा मास नंबर कितना बना, ये बना 14। ठीक है ना, ये 14 कहां से आया, ये आया 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। क्लियर। अगर आप इसका एटॉमिक मास देखना चाहते हो, बार बार आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, ये जो हम एटॉमिक मास की बात कर रहे होते हैं ना, ये एक एटम का वेट होता है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, हम इसे बोल देते हैं 14 मू। और ये मू क्या होता है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वेट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है नहीं, ग्राम एटॉमिक मास, ये एक एटम का वेट नहीं होता है। ये दोनों आप एक एटम की बात कर रहे होते हो कि वन एटम का कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है नहीं, लेकिन अगर हम इस ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ये एक एटम की बात नहीं कर रहा होता, ये एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहा होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर आए तो उसका वेट कितना होगा। तो यही अगर देखा जाए तो 14 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास होता है 1.66 इंटू 10⁻, कितना था ये, -24। और इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो यही 14 म्यू हमारे पास बन जाता है 14 ग्राम्स। बस याद रखना, जो भी मास हम यूज कर रहे होते हैं कई बार हम उसे ग्राम लिख देते हैं। जैसे आप बोलोगे कार्बन एटॉमिक नंबर 7 मास नंबर 12, ठीक है, लेकिन वही 12 जब आप 12 ग्राम बोलते हो तो वो एक एटम का वेट नहीं होता, वो 6.022 10⁻23 एटम्स का वेट होता है। सिमिलरली लेट करो मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, अब ये देखा है तो ये क्या होता है, ये होता है एक मॉलिक्यूल का वेट। ठीक है नहीं, ये हमारे पास होगा वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है नहीं, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्लियर। अब 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना है, लेट करो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हम लेट कर लेते हैं, लेट हमारे पास है वाटर। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए ना तो 2 है हाइड्रोजन प्लस 1 है ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, ये हमारे पास है 16। ठीक है, ये टोटल कितना बना, ये हमारे पास बना 18। लेकिन ये जो 18 है ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये भी तो एक तरह से मास नंबर ही है। लेकिन अगर हम इसी 18 के साथ अगर ये 18 मू वर्ड यूज करूं या 18 AMU लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे सामने मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा। ये भी सेम वैसे ही हमें पता है, जो 1 हमने लिखा ये प्रोटॉन है, ये 16 हमने जो लिखा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वेट अगर इतना है तो टोटल वेट निकालना हो तो ये बनेगा। ठीक है ना, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का मान लो हर स्टूडेंट का वेट एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है नहीं, तो मान लो ये स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, अगर एक स्टूडेंट का वेट मान लो 20 किलोग्राम है, ठीक है नहीं, तो 5 स्टूडेंट का वेट कितना होगा, आप लिखोगे 20 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 18 है, तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वेट हमारे पास है म्यू,
यानी 1.66 10 रेज़ टू माइनस 24 ग्राम। तो टोटल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, क्लियर। तो अगर हमने वैसे ही जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, अब हम इसका निकालेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से, अब हम इसका निकाल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो हम अगर इसी 18 को, देखो मैंने भी बताया ना आपको, ये ग्राम, अगर कभी भी एक ग्राम वर्ड साथ में यूज हो जाए तो ये कितने एटम्स का वेट होगा या कितने मॉलिक्यूल्स का वेट होगा, ये होगा 6.022 10 रेज टू पावर माइनस 10 रेज टू पावर 23। कई बार यहाँ पे 6.023 लिखा होता है या 22 लिखा होता है, ये चलेगा, इसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी 18 को अगर मैं ये म्यू की वैल्यू यहाँ पे फिल करूं, 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर कितना था, ये था -24। अगर मैं ये करूं तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास एक एटम का वेट बनता है। लेकिन अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं इसी एवोगैड्रो नंबर से, ये एवोगैड्रो नंबर Na से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा, ये हमारे पास आ रहा है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो इसे मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास अप्रॉक्स जो बन रहा है वो बनेगा 17.9 ग्राम, ठीक है। या आप इसे क्या मान सकते हो, आप इसे बोल सकते हो 18 ग्राम, ठीक है नहीं। अब ध्यान से जरा इधर देखो क्या चल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे हमने लिखा था 18 म्यू, लेकिन ये था एक मॉलिक्यूल का वेट। लेकिन जब हमने 6.022 10 रेज़ टू 23 मॉलिक्यूल का वेट देखा तो वो ही 18 क्या बन गया, 18 ग्राम, क्लियर। यानी कि ये एक एवोगैड्रो नंबर या इस मोल कंसेप्ट को देखो, इसने ना बड़ी सिंपल कैलकुलेशन कर दी हमारे लिए, बहुत सिंपल। जैसे मान लो हम हाइड्रोजन देखते थे, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ठीक है नहीं। या हम देखते हो, लेट करो कोई भी कुछ भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे लेट करो हम सोडियम देख रहे हैं जी, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, ठीक है। तो ये देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन, जस्ट एक टेबल से ही हमें सब कुछ पता चल रहा है। जैसे अगर मैं इसका मास नंबर देखना चाहूं तो भाई इसका मास नंबर कितना होगा, इसका नाम मास नंबर देखोगे तो वो बनेगा 1। इसका अगर एटॉमिक मास देखोगे तो वो कितना बनेगा, अगर मैं इसके एटॉमिक मास मानी एक एटम्स की बात करूं, एक एटम का वेट कितना होगा, हम लिखते हैं 1 म्यू, ठीक है ना। अगर मैं इसे बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, ये हमारे पास बन जाता है 1 ग्राम। यानी यही चीज सब कुछ बन रही है, बस याद रखना ग्राम एटॉमिक मास एक एक एटम का वेट नहीं, 6.022 10 रेज़ टू 23 एटम्स का वेट होगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, अगर आप इसका मास नंबर निकालोगे तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 23। अगर आप इसका एटॉमिक मास निकालोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 23 मू, ठीक है ना। AMU लिख सकते हो आप इसे, या ये कितना बन जाएगा, इसका ग्राम एटॉमिक मास, ये बन जाएगा 23 ग्राम, क्लियर। ये तो जस्ट एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को देख लो, लेट करो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16, ठीक है ना। अगर आप इसका टोटल वेट निकाल दो, ठीक है, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देखना, ये हमारे पास आएगा 44 म्यू, ठीक है। थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, ये हमारे पास बनेगा 44 म्यू, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर, जैसे कार्बन का वेट 12 होता है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का वेट 16 होगा, तो दो का कितना होगा, 32, 32 प्लस 12, ये हमारे पास बनेगा 44। लेकिन इसी, ये जो हम नंबर मास नंबर यूज कर रहे हैं, इसी से हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम मोल्डर मास भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करोगे तो वो कितना बनेगा, मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 44 ग्राम। लेकिन याद रखना, ये जस्ट एक कार्बन डाइऑक्साइड का वेट नहीं होगा जब भी हम ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। या मैं बोलूं कि जो हमने यहाँ पे ये मास नंबर लिखा होता है, अगर इसके साथ हम ग्राम वर्ड यूज करें तो यहाँ पे मोल कंसेप्ट एवोगैड्रो नंबर यूज होगा। यानी कि ये कितना वेट होगा, कितने मॉलिक्यूल्स का वेट होगा, 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर जुड़े तो ये वेट इतना बनाएगा। अगर हम एटम की बात करें तो एटम्स बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, सोडियम एटम, तो ग्राम एटॉमिक, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल्स।
क्लियर? ये इतना बढ़िया मोल कंसेप्ट हमारे सामने, ठीक है ना। बस याद रखना इसी को ना, ये जो नंबर होता है, ठीक है ना, इसी नंबर को 6.022 10⁻23 वाले नंबर को हम बोलते हैं 1 मोल। ये जो 1 मोल होता है इतने मॉलिक्यूल्स या इतने एटम्स के इक्वल होते हैं। क्लियर? ओके। तो अगर देखा जाए तो 1 मोल, हमें पता है जो 1 मोल होता है, 1 मोल में कितने एटम्स आएंगे या कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर 1 मोल की बात की जाए तो इसमें आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्या आप एटम्स बोल सकते हो, आप इसे मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। अगर एटम की बात करेंगे, कोई चीज एटॉमिक है तो एटम्स यूज करो, अदरवाइज मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स यूज करो, ठीक है ना। इतने एटम्स 1 मोल में, ठीक है नहीं। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो 1 मोल का, अगर ये तो नंबर आ गया, तो 1 मोल का मास कितना होगा, ये होगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, या ये होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। जैसे अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि ये जो मास आया था ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। ये क्या था, ये ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये कितने एटम्स का वेट होता है, ये 6.022 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना। इतने एटम्स का वेट होगा, इसलिए 1 मोल में अगर इतने नंबर हैं, 1 मोल का इतना वेट होगा। और सिमिलरली 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, अगर 1 मोल वॉल्यूम की बात की जाए तो ये हमारे पास होता है 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी, ठीक है ना। एसटीपी क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड अ प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, अगर प्रेशर की बात की जाए तो ये वैल्यू होती है 1 बार, और अगर इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो ये होती है 273 केल्विन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कि अगर इतना प्रेशर है और इतना टेम्परेचर है तो 1 मोल हमेशा इतना वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड होना चाहिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड है तो 1 मोल का वॉल्यूम डेडली श्योर ये ही होगा। हाँ, अगर प्रेशर चेंज हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। क्लियर?